जय गुरुदेव। बंधु, प्राकृत भाषा प्रशिक्षण के क्रम में आप लोग दीर्घ ह्रस्व मिथु वृत्तौ इस चतुर्थ सूत्र का अध्ययन कर रहे हैं। चतुर्थ सूत्र के संबंध में कुछ बातों की चर्चा पहले हम लोग कर चुके हैं, जिसमें समास पदों में ह्रस्व और दीर्घ स्वरों का परस्पर ह्रस्व और दीर्घ हो जाना अथवा वैकल्पिक रूप से हो जाना, उसके संबंध में जो ह्रस्व स्वर हैं उनका दीर्घ कैसे बनता है और कौन कौन से उदाहरण उसके हमारे को प्राप्त होते हैं, उस संबंध में हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि ह्रस्व का कई जगह दीर्घ नहीं भी होता और कई जगह विकल्प से ह्रस्व का दीर्घ होता है। वो कौन कौन से उदाहरण हैं, कौन कौन से पद हैं जहाँ पर ह्रस्व का दीर्घ विकल्प रूप से हुआ है, वो चाहे अकार वाले शब्द हैं या इकार वाले शब्द हैं अथवा उकार वाले शब्द हैं, उनके संबंध में आज के इस प्रकरण में हम लोग चर्चा करेंगे। आइए आज का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। चूंकि यहाँ पर बहुलता का अधिकार व्यापक है, इस कारण अर्थात बहुलाधिकार के कारण कहीं कहीं पर ह्रस्व को दीर्घ नहीं भी होता। जैसे युवती जनः जो पद है, इसका प्राकृत बन जाता है जुवई अणु। यहाँ पर युवती में ई है और बहुलाधिकार के कारण इस ई को दीर्घ नहीं हो सका, ह्रस्व का ह्रस्व रह गया। ये बहुलाधिकार के कारण हुआ है। चलिए हम बात करते हैं कि युवती जनः का जुवई अणु कैसे बना। युवती जन प्लस सी, प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रत्यय हमने लगाया है, इसलिए यहाँ पर सी हमने लिखा है। तो युवती जन प्लस सी, इसका अर्थ हुआ युवा मिथुन अर्थात युवा कपल। यहाँ सबसे पहले एक सूत्र का हम लोग संयोजन करेंगे। आदेर यो जह, ये प्रथम पाद का 245वां सूत्र है और इस सूत्र के अनुसार पद की आदि में य अगर आ जाए तो उस य को ज हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पद की आदि में य है, इस य को इस सूत्र से ज हो जाएगा, जुवती जन प्लस सी। इसके बाद एक और सूत्र का हम लोग संयोजन करेंगे। कग चज तद पयवाम प्रायोलुक, ये प्रथम पाद का 177वां सूत्र है। इस सूत्र से इस त को और ज को हम लोप कर देंगे। ध्यान रखें, इस लोप में केवल व्यंजन का लोप होगा, स्वर का लोप नहीं होगा। तो यहाँ पर त के आधार में जो ई है वो ई बनी रहेगी। इसी प्रकार ज के आधार में जो अ है वो अ भी बना रहेगा, केवल त और ज का लोप हो जाएगा। जुवई अन प्लस सी। इसके बाद एक और सूत्र का हम लोग यहाँ पर संयोजन करेंगे। ये प्रथम पाद का 228वां सूत्र है। नो णः, अनादि में और असंयुक्त अवस्था में अगर न आ जाए तो उस न को ण हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो न आया है अनादि में है, असंयुक्त है, अतः इस सूत्र से इस वाले न को ण कर देंगे। और यहाँ पर भी वही नियम ध्यान रखना है, केवल न को ण होगा, उसके भीतर में रहा हुआ जो अ है वो एज इट इज बना रहेगा। तो बन गया जुवई अण प्लस सी। अब शब्द का परिवर्तन लगभग परिपूर्ण हो गया है, केवल प्रत्यय का जो विकास है वो बाकी रहता है। तो प्रत्यय का विकास आप सभी पूर्व परिचित हैं। इस सी को डो अर्थात ओ करके हम लोग जुवई अणु बनाते रहे हैं, वही प्रक्रिया यहाँ पर भी हम लोग संपन्न करेंगे। अतः सेरडो, ये तीसरे पाद का दूसरा सूत्र है। इस सूत्र से सी को डो अर्थात ओ हो जाएगा। इस सूत्र से अण में रहे हुए अ का हम लोग लोप कर देंगे। इस अण में रहा हुआ जो अ है उस अ का लोप इस सूत्र से कर दिया जाएगा, तो बन जाएगा जुवई अण प्लस ओ। तो इसका मिला देने पर बन जाएगा जुवई अणु अर्थात युवा मिथुन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो ई है नियमतः
इस ई को ई हो जाना चाहिए था, दीर्घ ई होना चाहिए था, किंतु बहुलाधिकार के कारण इस ई को ह्रस्व का ह्रस्व ही रह गया, दीर्घ नहीं हुआ। इसी प्रकार कुछ पदों में ये जो नियम है विकल्प से लागू होता है। जैसे भुज यंत्र जो शब्द है, इसका प्राकृत में दो रूपों में इसका विकास हो जाता है। तो भुज यंत्र का बन गया भुआयंतम और भुवयंतम, अर्थात भुज रूपी यंत्र। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ आ हुआ है और यहाँ पर अ का अ रह गया है। तो जहां पर यह नियम लागू हुआ वहां पर दीर्घ हो गया, अ को आ बन गया, और वैकल्पिक व्यवस्था होने के कारण जहां पर यह नियम लागू नहीं हुआ वहां पर अ का एज इट इज अ ही रह गया। हम बात करते हैं इनका विकास कैसे होता है। यह अकारांत नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का पद है। भुज यंत्र प्लस सी मैंने लिख लिया है, क्योंकि प्रथमा विभक्ति एक वचन में सी प्रत्यय लगता है और ये नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। ये बात आप स्मरण रख लेंगे। कग चज तद पयवाम प्रायो लुक, प्रथम पाठ का 177वां जो सूत्र है, इसी सूत्र से हम लोग ज का लोप कर देंगे, इस वाले ज का, और जब भी ज का लोप करेंगे तो अ एज इट इज वहीं पर रहेगा, अ का लोप नहीं होगा। बात आप जान चुके हैं। भुवयंत्र प्लस सी, यहाँ तक की बात हो गई। अगला सूत्र संयोजित करेंगे, दीर्घ ह्रस्व मिथ्ववृत्तो, जिसका प्रकरण हमारा चल रहा है। इस सूत्र से विकल्प से इस अ को आ हो जाएगा। तो जब सूत्र लगा तब आ हो गया, और वैकल्पिक व्यवस्था होने के कारण दूसरा रूप बन जाएगा। सूत्र लगा तो बन गया भुआयंत्र, और जब सूत्र नहीं लगेगा तब भुवयंत्र। वैकल्पिक व्यवस्था होने के कारण ये दो रूप इस पद के हमारे को प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद एक और सूत्र का संयोजन हम लोग यहाँ पर कर लेंगे, नो व्यंजने। इस सूत्र से ये जो न है इसको अनुस्वार हो जाएगा। इस सूत्र के बारे में आप पहले ही समझ चुके हैं कि जब भी व्यंजन से पूर्व संयुक्त अवस्था में व्यंजन से पूर्व ङ, य, ण और न, इनमें से कोई वर्ण आ जाए तो इनको अनुस्वार हो जाता है। तो जब अनुस्वार कर देंगे तब रूप हो जाएगा भुआयंत्र और भुवयंत्र। तो भुआयंत्र प्लस सी और भुवयंत्र प्लस सी, यहाँ तक की बात हो गई। इसके आगे हम लोग एक और सूत्र का संयोजन कर लेंगे, सर्वत्र लवराम बंद्रे। इस सूत्र से जो यंत्र जो त्र में र है उस र का लोप हो जाएगा, तो रूप बन जाएगा भुआयंत। इसी प्रकार भुवयंत्र का भुवयंत, भुवयंत प्लस सी, इसी प्रकार भुवयंत प्लस सी। इसके बाद एक और सूत्र का हमें संयोजन यहाँ पर करना है, क्लीवे स्वरामस्य है। इस सूत्र से ये जो सी है, सी को म हो जाएगा, म, तो रूप बन जाएगा भुआयंतम और भुवयंतम। क्योंकि इस प्रकार का हलंत प्रयोग प्राकृत में नहीं होता, इसलिए यहाँ पर हम लोग एक और सूत्र का संयोजन कर लेंगे, मो अनुस्वार। प्रथम पाद का 23वां सूत्र है। तो इस सूत्र से मो को अनुस्वार कर दिया तो भुआयंतम और भुवयंतम, ये दो रूप भुज यंत्र शब्द के बन गए। यहाँ पर एक प्रश्न होता है, जब सर्वत्र लवराम सूत्र लगा करके हमने यहाँ पर र का लोप कर दिया तो त शेष बच गया। तो हम पढ़ चुके हैं इससे पहले कि जो शेष और आदेशभूत वर्ण होता है उसको प्राकृत में द्वित्व हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर द्वित्व क्यों नहीं हुआ, उसका उत्तर है कि यहाँ पर अनुस्वार होने के कारण इस तक द्वित्व नहीं हुआ। न दीर्घानुस्वारात सूत्र के अनुसार जब शेष और आदेशभूत वर्ण से पहले अनुस्वार रहा हुआ हो या फिर उससे पहले वाला स्वर दीर्घ हो, तो ऐसी स्थिति में उसको द्वित्व नहीं हुआ करता। उसी नियम के तहत यहाँ पर त को द्वित्व नहीं हो सका है। तो इस प्रकार भुज यंत्र का भुआयंतम और भुवयंतम ये दो
पद विकसित हो जाते हैं। तो अकार को विकल्प से दीर्घ होने का अध्ययन भुज यंत्र शब्द में हमने कर लिया है। अब इकार को विकल्प से दीर्घ होने का हम लोग अध्ययन वारीमती और पतिगृह शब्द के अंदर करेंगे। हम लोग ले लेते हैं वारीमती पद को, अर्थात पानी वाली। तो वारीमती पद के प्राकृत में दो रूप बन जाते हैं, वारीमयी और वारीमयी। तो यहां पर भी विकल्प से इस ई को ह्रस्व और दीर्घ हुआ है, यहां पर दीर्घ हुआ और यहां पर नहीं हुआ। तो दो रूप हमारे को इस पद के भी प्राप्त हो जाते हैं। हम बात करते हैं कि इसकी सिद्धि किस प्रकार से होती है। ये ईकारांत स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, इसलिए यहाँ पर हमने इस शब्द के साथ सी प्रत्यय लगाया है। हम यहाँ पर प्रस्तुत सूत्र का ही संयोजन करेंगे, दीर्घ ह्रस्व मिथो वृत्तौ। इस सूत्र से विकल्प से इस ई को दीर्घ और ह्रस्व हुआ है। तो सूत्र को लगाने के बाद शब्द के दो रूप बन गए, वारीमती और वारीमती। प्लस सी लगा देते हैं। इसके बाद वही पुराना सूत्र कग चज तद पयवाम प्रायो लुक एक का 177वां सूत्र। इस सूत्र से त का लोप हो गया, तो बन गया वारीमयी और वारीमयी, वारीमयी प्लस सी और वारीमयी प्लस सी। इसके बाद एक और सूत्र का हम लोग संयोजन करेंगे, दीर्घ न्या व्यंजनात् से। ये प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का 45वां सूत्र है और इस सूत्र के अनुसार ये जो सी है इसका लोप हो जाएगा। तो इस सूत्र को लगाने के बाद हमारा पद संपन्न हो जाता है, अर्थात शब्द सिद्धि संपन्न हो जाती है। तो वारीमती के दो रूप बन गए, वारीमयी और वारीमयी। अब हम बात करते हैं पतिगृह। पतिगृह शब्द के प्राकृत में दो रूप बन जाते हैं, पैहरम और पैहरम, अर्थात पति का घर। तो पतिगृह का पैहरम और पैहरम ये दो रूपों में ये शब्द विकसित हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ई है यहाँ पर ई को दीर्घ हुआ है और यहाँ पर नहीं हुआ है। तो विकल्प से होने के कारण ये दो रूप बन जाते हैं। कग चज तद पयवाम प्रायो लुक, ये प्रथम पाद का 177वां सूत्र लगाने के बाद त का लोप हो जाएगा। प्रक्रिया आप समझ चुके हैं। तो पतिगृह का बन गया पैगृह प्लस सी। इसके बाद प्रस्तुत सूत्र से ही ई को विकल्प से दीर्घ करेंगे, दीर्घ ह्रस्व मिथो वृत्तो। इस सूत्र से जब ई को विकल्प से दीर्घ करेंगे तो बन जाएगा पैगृह, और जब ई को दीर्घ नहीं करेंगे तो पैगृह, तो एज इट इज पैगृह। इसके बाद एक और सूत्र का संयोजन हम लोग यहाँ पर कर लेंगे, गृहस्थ घरो अपतो। ये दूसरे पाद का 144वां सूत्र है और इस सूत्र के अनुसार गृह को घर आदेश हो जाता है। जब हम लोग गृह को घर आदेश कर लेंगे तो बन जाएगा पै घर प्लस सी और पै घर प्लस सी। इसके बाद एक और सूत्र का संयोजन हम लोग यहाँ पर करेंगे, ख घ थ ध भाम। ये प्रथम पाद का 187वां सूत्र है और इस सूत्र के अनुसार ख घ थ ध भ इनको प्राय करके ह हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर घ हमारे को प्राप्त है तो इस सूत्र से घ को ह कर देंगे तो बन जाएगा पैहर प्लस सी और पैहर प्लस सी। इसके बाद जो सी की प्रक्रिया है वो पूर्ववती ही है, आप उसको जान चुके हैं। क्लीवे स्वरान्मस्य है, इस सूत्र से सी को म हो जाएगा तो पैहर प्लस म और पैहर प्लस म। फिर इसके बाद वही पुराना नियम, मो अनुस्वारः। प्रथम पाद का 23वां सूत्र लगाने के बाद म को अनुस्वार हो जाएगा तो बन जाएगा पैहरम पैहरम। तो पतिगृह के ये दो रूप कैसे बनते हैं वो सारी प्रक्रिया
आपने देख लिया, समझ लिया। वैकल्पिक व्यवस्था होने के कारण यहाँ पर ई को विकल्प से दीर्घ हुआ है। अब हम बात करते हैं ऊ की। वेणु प्लस वन बराबर वेणुवन। वेणुवन का अर्थ है बांसों का वन, और इसके प्राकृत में दो रूप बन जाते हैं, वेलुवनम और वेलुवनम। तो यहाँ पर इस ऊ को विकल्प से दीर्घ हुआ है, इसलिए दो रूप निष्पन्न हुए हैं। हम इनकी सिद्धि की प्रक्रिया के बारे में विश्लेषण करते हैं। इन नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का पद है, इसलिए यहाँ पर एक वचन का प्रत्यय सी लगाया गया है। यहाँ पर एक सूत्र का हम लोग संयोजन करेंगे। वेणु णो वा, ये प्रथम पाद का 203वां सूत्र है, और इस सूत्र के अनुसार ये जो वेणु का ण है इसको विकल्प से ल हो जाता है। तो चूंकि यहाँ पर ल की ही उपलब्धि हमारे को हो रही है, तो वैकल्पिक जो स्वरूप है उसकी हम चर्चा न करके केवल ल होने के बाद बनने वाला जो रूप है उसी की चर्चा करेंगे। वेलुवन प्लस सी। इसके बाद इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे, प्रथम पाद का चतुर्थ सूत्र। इस सूत्र से ये जो ऊ है इसको विकल्प से दीर्घ हो जाएगा, तो बन जाएंगे दो रूप, वेलुवन और वेलुवन। जब सूत्र लगा तब विकल्प से होने के कारण जब नियम लागू हुआ तब दीर्घ हो गया, और जब नियम लागू नहीं हुआ तब एज इट इज वेलुवन बना रहा। इसके बाद एक और सूत्र का संयोजन करेंगे, नोणः। इस सूत्र से जो न है अनादि असंयुक्त नकोर्ण हो जाता है, तो इस नकोर्ण कर देंगे तो बन जाएगा वेलुवन और वेलुवन। इसके बाद जो सी की प्रक्रिया है वो जैसे पूर्व के पदों में हमने लगाया उसी प्रकार से सी की प्रक्रिया को संपन्न कर लिया जाएगा। जैसे क्लीबे स्वरान्म से तीसरे पाद का 25वां सूत्र लगाने के बाद सी को म हो जाएगा, और मो अनुस्वार सूत्र से उस म को अनुस्वार करने के बाद रूप बन जाएगा वेलुवनम और वेलुवनम। तो इस प्रकार वेणुवन के दो रूप प्राकृत में बन गए, वेलुवनम और वेलुवनम। तो किस प्रकार से ये प्रक्रिया आगे बढ़ती है इसे आप भली भांति समझ गए। अब आगे दीर्घ का ह्रस्व कैसे हो जाता है उसकी हम लोग चर्चा अगले प्रकरण में करेंगे, क्योंकि पहले ही आप सुन चुके हैं कि परस्पर यहाँ पर ह्रस्व का दीर्घ और दीर्घ का ह्रस्व हो जाता है, और कहीं पर वैकल्पिक रूप से ह्रस्व दीर्घ की व्यवस्था बनती है। तो ह्रस्व का दीर्घ कैसे होता है ये हमने सीख लिया, विकल्प से ह्रस्व का दीर्घ होने की प्रक्रिया आपने सीख लिया। अब दीर्घ का ह्रस्व किस प्रकार से होता है, उसकी क्या क्या व्यवस्था है, कौन कौन से उदाहरण हैं, उसके बारे में हम अगले प्रकरण के अंदर इसकी चर्चा कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। तो बंधु, आप लोगों ने अकारांत, इकारांत, उकारांत शब्द जब समास में मिल जाते हैं तब उनके उस अ आदि स्वरों का वैकल्पिक रूप से कैसे ह्रस्व दीर्घ होता है उसके संबंध में आज अध्ययन किया। आगे अगले प्रकरण में हम लोग दीर्घ स्वरों का ह्रस्व किस प्रकार से होता है और कौन कौन से उसके उदाहरण हैं, इस संबंध में अगले प्रकरण में चर्चा करेंगे। इसी प्रकार इस प्राकृत व्याकरण के अध्ययन में थोड़ा सा वक्त लगाएं, थोड़ा परिश्रम करें, और ऐसे परिश्रम करते करते आप घर बैठे प्राकृत भाषा के, प्राकृत व्याकरण के जानकार हो सकेंगे, उसका बोध प्राप्त कर सकेंगे। आप सभी इसका बोध प्राप्त कर लें तो मेरा परिश्रम सार्थक हो जाएगा। इतने प्रेम से मेरे शब्दों को सुना उसके लिए कृतज्ञ हूँ। आपके भीतर में विराजमान पवित्र परमात्मा को मेरे कोटि कोटि नमन। जय गुरुदेव। गुरुवर के हर वचन पर